नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी। आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। चूँकि लगातार क्लासेस ले पाना बड़ा ज़्यादा कठिन हो जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा विचार किया है कि लगातार तो क्लासेस जाएँगी ही, है ना? और अगर लगातार नहीं भी जा पाए तो एक दिन बीच करके आपकी क्लासेस रेगुलर तौर पर जाएँगी और उसके बाद झारखंड के बाद और भी जो-जो जटिल चीज़ें होंगी, उसको बड़ा अच्छा से आपको समझाया जाएगा और बताया जाएगा। आप इस चैनल के साथ बने रहें और पहली बार अगर जुड़े हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें दोस्तों, ताकि हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ते रहे और बेहतर तरीके से हम लोग आपकी तैयारी में दिन-रात एक करते हैं हम लोग, है ना? आइए, देखिए आज जो है, आज आपके बहुत सारे क्वेश्चन बचने वाले हैं एग्ज़ाम्स में, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे जटिल जो टॉपिक होता है और सबसे जटिल जो प्रश्न पूछा जाता है, वो प्रश्न आते हैं कि बिहार में कौन-कौन से यात्री आए और उनका क्या-क्या विशेषता था। जैसे कि देखिए कि विशेषता के बारे में अगर हम बात करें, तो आपको एगो के बारे में बताएँगे हम, फाहियान के बारे में बताएँगे। तो फाहियान के बारे में आपको पता चलेगा कि इसके बारे में एक बार प्रश्न पूछा है कि गिद्धकूट पर्वत को देखा ना, गिद्धकूट पर्वत को, तो गिद्धकूट पर्वत को देख कर के रोने लगा, पूरा एकदम बुखार पर के रोने लगा पूरा, हैं? और पूरा रोने लगा। तब उससे पूछा कि काहे रो रहे हैं, काहे रो रहे हैं गिद्धकूट पर्वत को देख करके? वही गिद्धकूट पर्वत जिस पर विश्व शांति स्तूप स्थापित है आज राजगीर में। तो पूरा एकदम रोने-वोने लगा, तो बोला कि नहीं-नहीं हम इसलिए रो रहे हैं क्योंकि भगवान बुद्ध ने पहली बार किसी को ज्ञान यहीं दिया था, भगवान बुद्ध यहाँ आए थे, उनके उपस्थिति को हम महसूस कर रहे हैं इसलिए रो रहे हैं, है ना? तो ये सभी बातें आपसे प्रश्न में पूछी जाती है कि गिद्धकूट पर्वत को देखने के बाद कौन-सा चीनी यात्री, है ना, रोने लगा था, तो वो कौन-सा चीनी यात्री था? तो वो फाहियान था। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह से लगभग हमने बहुत महत्वपूर्ण यात्रियों को उठाया। इनमें से कुछ ईसाई यात्री हो जाएँगे, कुछ चीनी यात्री हो जाएँगे और कुछ जो यात्री हो जाएँगे आपके, है ना, अंग्रेज यात्री भी हो जाएँगे। ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है? कुछ ईरानी, कुछ अरबी, ये सब सारे यात्री बिहार की यात्रा की इन्होंने, और क्योंकि बिहार से प्रश्न पूछा जाता है इन सभी चीज़ों से, और ये एक इतिहास का भी चैप्टर हो जाएगा आपका। चाहे आप भारत का इतिहास पढ़ रहे हो, वहाँ भी महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे आप कहीं का भी इतिहास पढ़ रहे हो, वहाँ भी महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। इसलिए आप ध्यान रखेंगे और नोट्स में लिखेंगे कि बिहार में आए प्रमुख यात्री, और बिहार में आए प्रमुख यात्रियों में सबसे पहला हम लोग सीरियल वाइज से चर्चा करेंगे। देख लीजिए यहाँ, जो सबसे पहला हम लोग चर्चा करेंगे वो मेगास्थनीज के बारे में करेंगे। किसके बारे में करेंगे? मेगास्थनीज के बारे में करेंगे। तो देखिए मेगास्थनीज के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा कर दूं, और पहले भी मैंने चर्चा किया है मेगास्थनीज के बारे में कि देखिए जब सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर का युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने तो सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। अब सेल्यूकस निकेटर को लगा कि अरे इससे बढ़िया दामाद हमको कहाँ मिलेगा, इसलिए क्या किया उसने, अपनी बेटी हेलेना या चेलेना नाम दिया जाता है, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया। यानी विदेश में शादी कर रहे चंद्रगुप्त मौर्य, सोच लीजिए, है ना? और चूंकि संबंध अच्छा हो चुका था सेल्यूकस निकेटर और हमारे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, इसलिए सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक यात्री, है ना, अपना एक विद्वान बेसिकली दूत मेगास्थनीज जिसका नाम था, उसको 315 ईसा पूर्व में, कब, 315 ईसा पूर्व में भेजा। कहाँ पर? तो ये भेजा मेगास्थनीज को भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और जब ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया तो ये भारत की कला से, संस्कृति से भारत को घुमा ही, है ना, और इतना ज्यादा खुश हुआ ये, है ना, बोला कि यार भारत जैसा देश हम कहीं नहीं देखे। कब आया था? 315 ईस्वी में। किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के दादाजी, है ना, मौर्य सम्राट के समय में आया था। इसी ने पटना को पालीब्रोथा कहा है। मैंने अगले क्लास में, पिछले क्लास में बताया है कि पटना को पालीब्रोथा के नाम से किसने संबोधित किया है? तो मेगास्थनीज ने पटना को पालीब्रोथा के नाम से संबोधित किया है। और दूसरा चीज कि पटना को ही इसने कहा था कि हमारे यहाँ जिस प्रकार से सूसा व्यापारिक नगर है, सूसा, या जिस प्रकार से एक बताना व्यापारिक नगर है, यूनान में है ये सब शहर, ग्रीस जिसको आप बोलते हैं, जिस प्रकार से सूसा एक व्यापारिक नगर है, जिस प्रकार से एक बताना एक व्यापारिक नगर है, ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ बिहार में पटना है। यानी पटना की तुलना इसने किससे की है? सूसा और एक बताना से की है दोस्तों। मेगास्थनीज के बारे में आप एक चीज जानते चलिए, कई बार आपको भारत के इतिहास में भी ये प्रश्न आएंगे कि इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका, है ना, इंडिका पुस्तक लिखी, और बड़ा महत्वपूर्ण पुस्तक है ना।
इंडिका पुस्तक लिखी, और इंडिका पुस्तक से पूछा जाएगा आपसे कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी, तो आपका आंसर हो जाएगा कि इंडिका नामक पुस्तक जो था वो लिखा था किसने, मेगास्थनीज ने लिखा था दोस्तों, आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आगे देख लें, अगला जो है ये सब सारे प्रश्न आपको मेगास्थनीज से बनेंगे, ठीक है। जब मैं प्राचीन भारत पढ़ाऊंगा तो उसमें ज्यादा डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, अभी बिहार के संदर्भ में ही बताना पड़ता है, ध्यान में रखिएगा। डिमोक्लिस, इसको कहीं कहीं आपको डायमिकस में मिलेगा, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार के दरबार में आया था दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है इस बात को, ठीक है। यही प्रश्न इससे बनता है। उसके बाद देखिए तीसरा है फाहियान। अगर आप फाहियान के बारे में जानना चाहे तो फाहियान के बारे में आपको पता चलेगा कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था ये, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आकर के चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जिसको विक्रमादित्य भी आप कहते हैं, गुप्त काल के शासक थे। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त द्वितीय में आसमान जमीन का फर्क है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य सम्राट थे, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त काल के शासक थे, है ना। ये आया 399 ईस्वी में। कब आया, 399 ईस्वी में, और 411 ईस्वी तक ये भारत में रहा, है ना। 399 ईस्वी में आया और 411 ईस्वी तक ये भारत में रहा। और इसी के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि ये बुद्ध का इतना बड़ा अनुयायी था, ये आया तो था नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और ये बुद्ध का इतना बड़ा अनुयायी था कि जब इसको गिरदकूट पर्वत के पास ले जाया गया, जहां पर महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपनी 5 शिष्यों को ज्ञान प्रदान किया था, जो 5 ब्राह्मण पुत्र थे उनको ज्ञान प्रदान किया था, तो बुद्ध के बारे में जानते हुए ये रो पड़ा, इसे देखा और रो पड़ा, एकदम पूरा एकदम बुखार पार पार के रो रहा है, जैसे तैसे रो रहा है ना, पूरा एकदम बजाने लगा, एकदम पूरा एकदम रोने लगा, ठीक है। सब इससे पूछे लगा कि भैया आप रो काहे रहे हैं जी, गिद्धकूट पर्वत को देख करके, हम लोग तो रोज रोते हैं, इसका मतलब रो रो के क्या कर ले, अपना शरीर आधा कर ले। तब फाहियान बोलता है कि नहीं बॉस, हम रोए, हमको लगा कि भगवान बुद्ध हमारे सामने प्रत्यक्ष है, कि भगवान बुद्ध जब रहते होंगे तो इस क्षेत्र की छटा कैसी होती होगी, इस क्षेत्र का गुण कैसा होता होगा, इस क्षेत्र का सुंदरता कैसा होता होगा, इसलिए हम रो रहे हैं। फाहियान आपको याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। डस्टर लो, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था दोस्तों, आपको ध्यान से याद रखना है इस बात को। उसके बाद देखिए युआंग च्वांग लिखा हुआ है ना, युआंग च्वांग, और बहुत ज्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं युआंग च्वांग से। ये युआंग च्वांग जो है वो 6वीं शताब्दी में, है ना, कब, छठी नहीं बोलेंगे इसको, बेसिकली 7वीं शताब्दी बोलेंगे, कि 7वीं शताब्दी में भारत आया था, है ना। युआंग च्वांग को ही आप बोलचाल की भाषा में वेन सांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेन सांग युआंग च्वांग को ही कहा जाता है। आपको पुस्तकों में युआंग च्वांग मिलेगा, और ऐसे अगर आप देखिएगा तो आप वेन सांग बोल देते हैं इनको। तो 7वीं शताब्दी में ये भारत आए थे हर्षवर्धन के काल में। उस समय प्राचीन भारत के अंतिम हिंदू सम्राट जो थे वो एक तरह से हर्षवर्धन ही थे, और हर्षवर्धन के काल में ये आए। और कहा जाता है हर्षवर्धन के समय में दोस्तों कि युआंग च्वांग जो आया ये पूरे भारत का यात्रा किया, और पूरा भारत की यात्रा करके इसने अपना वृतांत जो था, यानी लगभग 14 वर्ष तक ये भारत में रहा, है ना। और नालंदा विश्वविद्यालय में इसको शिक्षा ग्रहण करना था, तो इतना ज्यादा टैलेंटेड था कि नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि उस समय इतना ज्यादा पॉपुलर था, और उसमें एंट्री लेने के लिए इतना ज्यादा आपको बुद्धिमत्ता होनी चाहिए थी, इतना ज्यादा विजडम होना चाहिए था, उसमें इसने क्या कर लिया, उसमें इसने ले लिया एडमिशन, और एडमिशन लेकर के लगभग 14 बरस रहा। आपको बता दें कि 630 से 644 ईस्वी तक, कब 630 से 644 ईस्वी तक ये भारत में रहा, नालंदा विश्वविद्यालय में इसने शिक्षा ग्रहण की। और इसने जो अपनी यात्रा वृत्तांत लिखी, आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं या तो फिर लिखते जाएं, ठीक है। इसने जो अपनी यात्रा वृत्तांत लिखी, उस यात्रा वृत्तांत का नाम है सी यू की, है ना, आपको याद रखना है, सी डैश देना है, सी यू की। वेनसांग के यात्रा वृत्तांत का नाम क्या था, तो वेनसांग के यात्रा वृत्तांत का जो नाम था दोस्तों वो सी यू की था। बोलिए, याद रहेगा आपको, वेनसांग के यात्रा वृत्तांत का नाम सी यू की था। उसके बाद देखिए आपको इत्सिंग मिलेगा, कौन मिलेगा, इत्सिंग मिलेगा। तो इत्सिंग से आप जानिएगा कि ये 613 ईस्वी में भारत आया,
और बेसिकली भारत का मतलब ये लोग जो आते थे, ये सब देखिए युवावस्था में आए, ऐसा नहीं है कि बूढ़ा होकर के आया था। ये लोग जो आते थे, बड़ी ज्यादा नामी था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय, दुनिया भर में नामी था। कहा जाता था कि नालंदा विश्वविद्यालय के जैसा संसार में कोई शिक्षा नहीं दे सकता है ना। शांत रक्षित ये सब जितने भी प्रधानाध्यापक हुए, अध्यापक हुए, वहीं से निकले, जिन्होंने चीन में जाकर के और बौद्ध धर्म का शिक्षा का प्रसार किया और बताया कि देखो भारत का औकात क्या है। भारत को तुम लोग ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता है। अरे दोस्त, भारत तो पहले ही विश्व गुरु था। आज राजनीति के चपेट में आने के कारण भारत क्या विश्व गुरु बनेगा? भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा इस तरह से, है ना। हम जात पात धर्म आदि के अनुसार लड़ते रह गए तो भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। अरे खूबी तो तब होता है कि विदेश वाले आते हैं हमारे यहाँ पढ़ने के लिए। बताइए, हमारे यहाँ से लोग अब छोटे छोटे देशों में जा रहे हैं, यूक्रेन में जा रहे हैं, यूनान में जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। किस लिए? क्योंकि हमारे यहाँ का शिक्षा क्या है? खराब है। समझिएगा, है ना। आज शिक्षा को इस आधार पर बांट दिया गया कि शिक्षा कॉमेडी है। जब तक कोई मास्टर मजाक नहीं करेगा, जब तक कोई मास्टर ये नहीं करेगा, है ना, तब तक समझिए कि वो मास्टर बढ़ ही नहीं सकता है आगे। ठीक है। पहले के समय में आदमी गुरुकुल में बाल उल मुड़वा करेगा गुरु जी के पास, गुरु जी इस तरह से रहता था। तो क्या उन लोगों ने शिक्षा ग्रहण नहीं किया? नहीं। आज दुर्भाग्य हमारे देश का कि शिक्षा कॉमेडी की तरफ परिवर्तित होने जा रही है। कॉमेडी ज्यादा, शिक्षा कम। सोचिए, है ना। तो कहने का अर्थ है कि देख लीजिए, इत सिंह आया था 613 ईस्वी में, और इसने भी क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको धर्मा स्वामीन दिखेंगे। ये धर्मा स्वामीन मध्यकाल में भारत आए हैं, 1234 से लेकर के 1236 तक ये भारत में रहे, है ना। और धर्मा स्वामीन, बेसिकली धर्मा स्वामीन भी क्या था? एक तिब्बती यात्री ही था दोस्तों। और देखिए 1234 से लेकर के 1236 तक रहा। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है धर्मा स्वामीन से। इसने ये बतलाया, आप नोट्स करते चले जाइएगा, इसने ये बतलाया कि जिस चीज को हम लोग पूरा तरह से प्रमाणित कर देते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त या नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, 6 महीना तक जलते रह गया था नालंदा विश्वविद्यालय। इसने ये कहा कि देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का श्रेय बख्तियार खिलजी को नहीं जाता है, या नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नहीं तोड़ा। ये एकमात्र ऐसा यात्री है मेरे दोस्त जिसने ये कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नहीं तोड़ा है, बल्कि नालंदा विश्वविद्यालय का, है ना, पतन जो है उसके अपने औग्न कारणों से, अपने आपसी कारणों से हो गया नालंदा विश्वविद्यालय का। इसने कह दिया कि बख्तियार खिलजी ने इसको नहीं तोड़ा, यानी बख्तियार खिलजी के रूप में इसने क्या दे दिया? एक तरह से उसको रीड दे दिया, एक तरह से उसको जमानत दे दी कि आपने नहीं तोड़ा, धर्मा स्वामी ने। उसके बाद आप देखिएगा कि मुल्ला तकिया आपको मिलेगा। तो मुल्ला तकिया, देखिए मुल्ला तकिया के बारे में आपसे प्रश्न यही पूछा जाएगा। एक बार प्रश्न पूछा गया, बड़ा डिटेल्स का है, बीपीएससी में ये प्रश्न को आया था कि मुल्ला तकिया जो था वो अकबर के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। और उसने बेसिकली भारत की तरफ यात्रा की और दरभंगा या मिथिलांचल के इलाके में बहुत ज्यादा यात्रा की इसने। इसलिए कभी आपसे पूछे कि दरभंगा का ऐतिहासिक वर्णन किस विदेशी यात्री से सर्वाधिक सटीक प्राप्त होता है या सबसे ज्यादा प्राप्त होता है? जौनपुर से लेकर के दरभंगा तक की यात्रा किया था, किस विदेशी यात्री से सबसे सटीक प्राप्त होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मुल्ला तकिया। इसने दरभंगा के बारे में विस्तृत एकदम चर्चा किया है। बोला दरभंगा ये था, वो था, दरभंगा के बारे में बहुत ज्यादा विस्तृत चर्चा किया। किसने? मुल्ला तकिया ने। आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप देखिएगा कि अब्दुल लतीफ का नाम आप देखिएगा, अब्दुल लतीफ। अगर अब्दुल लतीफ के बारे में बात करें तो ये एक ईरानी यात्री था, है ना। ये कैसा यात्री था? एक ईरानी यात्री था, और 17वीं सदी में ये भारत आया था। लगभग 17वीं सदी का मतलब 1600 ईस्वी वाला। देखिए, जब आपको सदी बोला जाए, 17वीं सदी, 18वीं सदी, तो जिस सदी को बोला जाए उससे एक साल पीछे आप आ जाएंगे। जैसे 17वीं सदी 1601 से लेकर के 1699 तक चलेगा, वो 1700 तक चलेगा। 17वीं सदी 1601 से लेकर 1700 तक चलेगा, 16वीं सदी 17वीं सदी। तो 17वीं सदी में भारत आया, और इसके बारे में कहा जाता है कि इसने आगरा से राजमहल तक की यात्रा की थी। अब आप बोलिए भैया राजमहल तो हमारे पास है नहीं। तो राजमहल पहले दोस्तों देख लीजिए, ये जो बिहार हमारा अलग हुआ, ये वाला भागलपुर से इलाका वाला, ये झारखंड में जो बट गया ये वाला इलाका, यही राजमहल का क्षेत्र, जिसको आज हम लोग संथाल परगना क्षेत्र के नाम से जानते हैं। देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ के इलाके के जानते हैं, है ना। ये ध्यान में रखिएगा इस बात को। अब देखिए
उसके बाद आपको मोहम्मद सादिक दिखेंगे, मोहम्मद सादिक दिखेंगे। अगर बात करें तो ये भी एक ईरानी यात्री थे। मोहम्मद सादिक क्या थे? ये भी एक ईरानी यात्री थे, और ईरानी यात्री थे, अपने पिता के साथ ही आए थे बिहार में, अपने पिता के साथ। इनके पिता का बेसिकली एक तरह से जागीर मिला था इनको, पिता को, और अपने पिता के साथ ये भारत आए थे। और पिता के साथ जब ये भारत आए, देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस ईरानी यात्री के बारे में कहा जाता है कि वह अपने पिता के साथ भारत आया, और पिता के साथ भारत आने के बाद उसने पूरे बिहार का वर्णन किया, और पूरे बिहार का वर्णन करके बिहार का एक ऐतिहासिक साक्ष्य उसके लिखे हुए पुस्तक से प्राप्त होता है ना। तो उनके पुस्तक का नाम क्या है? तो उनकी पुस्तक का नाम है सुबह सादिक। आप याद रखिएगा, सुबह डैश ए डैश सादिक। सुबह सादिक किसने लिखा? तो मोहम्मद सादिक ने लिखा। बिहार का विस्तृत वर्णन इसमें मिलता है दोस्तों, है ना, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मुल्ला बहबहानी आपको मिलेंगे। कौन मिलेंगे? मुल्ला बहबहानी। देखिए मुल्ला बहबहानी भी क्या थे? एक ईरानी यात्री ही थे, आप ध्यान में रखिए। मुल्ला बहबहानी भी क्या थे? एक ईरानी यात्री थे। अब इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पटना को जन्नतुल हिंदू के नाम से संबोधित किया था। किसके नाम से संबोधित किया था? जन्नतुल हिंदू। ये सब प्रश्न नहीं पूछा जाएगा तो और कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, है ना, कि पटना को किसने जन्नतुल हिंदू, और यही सब आ जाता है। और आपसे तो मान लीजिए कि पढ़ते हैं कोचिंग वगैरह में भी यही सब पढ़ाई होता है कि ये है गंगा नदी, नदी वो नदी पढ़ ली हैं आप, तो आपको लगता है कि बिहार संपूर्ण हो गया। नहीं मेरे दोस्त, बिहार तब तक संपूर्ण नहीं है जब आप बिहार के कल्चर को नहीं जान लेते। बिहार का कल्चर इतना रिच है, हमारा कल्चर, है ना, किसको जितना जानेगा आदमी उसके रस में उतना ही डूबता चला जाएगा। इतना रिच है हमारा कल्चर, समझिए क्या नहीं है हमारे पास। पटना कलम की संस्कृति है हमारे पास, मधुबनी कला है, देश दुनिया भर में नामी है मधुबनी पेंटिंग, मुजफ्फरपुर की लीची, शाही लीची, गया का तिलकुट अनरसा, है ना। और तो और बताइए कि हमारे यहाँ एक और चीज है जो दुनिया में कहीं नहीं है। हमारे यहाँ 3 साल के कोर्स को 8 साल में पूरा करवाया जाता है, मगध यूनिवर्सिटी। समझे? तो ये भी चीज है हमारे यहाँ, हर एक चीज है, बुरा भी है अच्छा भी है हमारे यहाँ, तो समझिएगा इस बात को, है ना। आदमी 2020 में मरता है तो 2030 में उसको रिजल्ट आता है। पगला गया आदमी, बोला कि दूत यार ब्याह कर रहा है ना, ब्याह करने समय ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहा है, और बाद में पता चल रहा है कि अपना बाल बच्चा को भेज रहा है वो लेने के लिए, काहे कि 3 साल में मिलता नहीं है। 3 साल में मिलता तो पति पत्नी मिल करके जा करके ले लेता, लेकिन मिल रहा है 10 साल में, 8 साल में, तो 2 लड़कन के लेके जा रहा है कि देखिए कुंवारे में भरे थे और 2 लड़कन को लेके आए हैं, कम से कम अभी तो दे दीजिए सर्टिफिकेट रिजल्ट। तब वो बोलता है कि देखिए 2 है तो 3 को कर लीजिए, तीसरा वाला में आइएगा साथ, है ना। इस तरह से होता है, ध्यान में रखिएगा, है ना। मुल्ला बहबहानी, इन्होंने जन्नतुल हिंदू कहा है पटना को। पटना को क्या कहा है दोस्तों? जन्नतुल हिंदू कहा है। और देखिए इनकी जो यात्रा वृतांत है उसको कहा गया मिरातुल मिरातुल अहवाल, है ना। आपसे पूछेगा कि मिरातुल अहवाल नामक यात्रा वृतांत किसका है? तो मुल्ला बहबहानी का है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद रेलफ फिंच का बात आएगा। रेलफ फिंच, देखिए रेलफ फिंच जो था दोस्तों, ये अकबर के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में भारत आया था? अकबर के शासनकाल में भारत आया था रेलफ फिंच। और याद रखिएगा भारत आने वाला ये पहला अंग्रेज यात्री था। लीगली तौर पर नहीं, व्यापार करने के लिए आया था, घूमने फिरने के लिए, है ना, भारत आने वाला। लेकिन वैसे व्यापारिक तौर पर पूछा जाए तो आपसे विलियम हॉकिंस हो जाएगा, जो 1608 में हेक्टर नामक जहाज से आए थे जहांगीर के दरबार में, ठीक है। तो रेलफ फिंच का बात करें हम लोग, ध्यान में रखिएगा इस बात को कि रेलफ फिंच का बात करें तो ये भारत आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था जो अकबर के समय में आया था। और इसने बताया कि पटना के लोग क्या करते थे मालूम है? कि पटना के लोग जमीन को खोदते थे और जमीन को खोद करके और वहां से सोना निकालते थे। अब यही सब इतना ज्यादा जटिल क्वेश्चन बना के देगा कि निम्न में से किस अंग्रेज यात्री के द्वारा ये कहा गया था कि पटना के लोग जमीन खोद करके और सोना प्राप्त करते थे? तो रेलफ फिंच आपका ऑप्शन में रहेगा, ध्यान में रखिएगा, है ना। उसके बाद देखिए पीटर मुंडी, है ना। उसके बाद आपको मिलेगा पीटर मुंडी। अब पीटर मुंडी भी जो था वो एक अंग्रेज यात्री था। अब इससे देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसने एक विशेष प्रकार की कश्तियों का उल्लेख किया है।
कश्ती का मतलब आप जहाज समझ सकते हैं। विशेष प्रकार की कश्तियों का उल्लेख किया है और उसको बोला है कि उस विशेष प्रकार की कश्ती मयूरपंखी थी। कौन सी कश्ती थी? मयूरपंखी थी। ध्यान में रखिएगा, विशेष प्रकार की कश्ती क्या थी? मयूरपंखी के नाम से। तो आपसे पूछेगा कि विशेष प्रकार की कश्ती मयूरपंखी का उल्लेख किस यात्री ने किया है, आपको ध्यान में रखना है ना। उसके बाद आप यहाँ देखिएगा मैनरिक। मैनरिक से देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैनरिक ने जब पटना की यात्रा की तो इसने कहा कि यार पटना का आबादी देख करके हम चकित रह गए, क्योंकि पटना का आबादी लगभग 2 लाख उस समय था, है ना। 2 लाख कम नहीं होता है उस समय के समय में दोस्तों। 2 लाख पटना का आबादी था। और यही प्रश्न पूछा जाता है कि पटना की आबादी 2 लाख किसने बताई? तो पटना की आबादी 2 लाख इसी ने बताई थी, आपको ध्यान में रखना है ना। उसके बाद आपको देखिए जॉन मार्शल मिलेगा। ये पेशे से एक डॉक्टर थे। पेशे से क्या थे? एक डॉक्टर थे। और ये कब आए थे? तो ये आपको मिलेगा कि लगभग 1670 से 1671 के बीच में ये कहाँ आए थे? पटना आए थे। और इस समय आपको अगर याद हो, या इतिहास में पढ़ाऊंगा भी, तो इस समय भीषण अकाल पड़ा था बिहार और बंगाल के क्षेत्र में, है ना। बिहार और बंगाल के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा था। द्वैत शासन वगैरह चल रही थी उस समय, भीषण अकाल पड़ा था। और भीषण अकाल के कारण दोस्तों इसने ये व्याख्या किया कि लगभग 1.5 लाख लोग सिर्फ कहाँ मारे गए थे? पटना में मारे गए थे 1.5 लाख लोग अकाल के कारण। आपको ध्यान में रखना है इस समय, है ना। उसके बाद आपको मिलेगा मनुची। इसने भी पटना की यात्रा की, बिहार की यात्रा की। ये एक इटालियन यात्री था। देखिए यात्री कहाँ से आ रहा है इसको भी आपको लिखना चाहिए और याद करना चाहिए, क्योंकि पूछा जाता है ना, कि किस देश का यात्री था। जैसे इसके बारे में मोरक्को का जो यात्री था इब्ने बतूता, इब्ने बतूता के बारे में पूछा जाता है कि कहाँ का यात्री था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। तो कहाँ का यात्री था दोस्तों? ये मोरक्को का यात्री था। अफ्रीकन कंट्री मोरक्को, वहां का यात्री था। मुल्ला दो प्याजा बोल रहे हैं, ये इब्ने बतूता, है ना। ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो इटालियन यात्री था। और ये किसके दरबार में आया था? तो इटालियन यात्री था, ये शाहजहां के दरबार में आया था दोस्तों, मनुची। ये आपको देखिए भारत के इतिहास में भी काम देगा। उसके बाद तैवर्णीय। तैवर्णीय एक फ्रांसीसी यात्री था दोस्तों, है ना। तैवर्णीय जो था एक फ्रांसीसी यात्री था और इसने भी बिहार की यात्रा की। तो कभी पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि निम्न में से किस यात्री ने बिहार की यात्रा नहीं की, तो आपको फिर बताना होगा कि तैवर्णीय आपको याद रखना होगा, तभी तो आप बता पाइएगा कि नहीं। और जितने भी मैं चर्चा कर रहा हूँ लगभग इतने ही यात्री थे जिनका नाम रहा इतिहास में, जिन्होंने कुछ काम किया, जिन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, वो है यहाँ पर। उसके बाद बिशप हीबर है ना। ये अंग्रेज पादरी थे, है ना, जो 1824 में अंग्रेज पादरी थे। 1824 में ये भारत आए थे। क्योंकि देखिए 1813 के चार्टर एक्ट में, अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, मैं भी पढ़ाऊंगा, है ना, और बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा अगर आपका समर्थन रहा तो। ठीक है, आप कमेंट वगैरह कीजिएगा कि हाँ सर हमको भी पढ़ना है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से मैं आपको क्लासेस दूंगा। और सारा क्लासेस निःशुल्क व्यवस्था का रहेगा, कोई भी किसी भी प्रकार का आपको पेड कोर्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, सारा यूट्यूब पर रहेगा। आप इस चैनल को सिर्फ समर्थन करते रहें, बस यही आपसे निवेदन है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 1824 में, क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट में, है ना, इस बात का आदेश दे दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, चार्टर एक्ट के द्वारा, कि आप ईसाई मिशनरीज को लेकर के और भारत जा सकते हैं। ईसाई मिशनरीज का मतलब कि ईसाई धर्म का आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो उसी एवज में बिशप हीबर को पटना भेजा गया था, बिहार के क्षेत्र में भेजा गया था कि आप जा करके और ईसाई धर्म का क्या करें? प्रचार प्रसार करें। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से बातें होती रहेंगी, सब कुछ होते रहेंगे, है ना। और आगे भी हम लोग आगे एक और चैप्टर को लेकर के आएंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होंगे। और इसी के साथ हमको इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, है ना। दीपक जीएस एकेडमी परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुआ में बहुत ज्यादा याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।